दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बनने जा रहा हो और उसमें इंडिया शामिल ना हो, ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, मगर ये सच है। और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल सही डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। आज की डेट में देखें तो 3 ट्रेड ब्लॉक हैं और सबसे बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा का है। लेकिन RCEP, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जब ये ब्लॉक एग्जिस्टेंस में आएगा तो 25.84 ट्रिलियन की ये टोटल वैल्यू वाला ट्रेड ब्लॉक नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। और ये भी तब है जब वो इंडिया के बगैर है। अगर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है तो इसकी पोजीशन और भी अच्छी हो जाने वाली है। मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडियन नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में आज इस इशू को डिस्कस करूं। अब आप देखिए, इसमें टोटल 15 कंट्रीज शामिल हैं। बेसिकली एशियन कंट्रीज हैं टोटल 10, और उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना, ये बेसिकली नॉन एशियन कंट्रीज हैं। अब आप अगर इसको देखें तो जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के भी मेंबर हैं, और वो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड न्यूज़पेपर है और जर्नली उनके विचारों को रिफ्लेक्ट करता है, इस बात पे उन्होंने कुछ कमेंट दिए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट उन्होंने लिखे हैं। मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है और उनको डर है कि चाइनीज जो गुड्स हैं वो इंडियन मार्केट को स्वाम्प कर देंगे। मेड इन इंडिया, जिसके ऊपर मोदी जी का बड़ा एम्फेसिस है, वो हिट होगा। और इंडिया का जो ऑब्सेशन है सुपर पावर बनने का, उन्होंने ऑब्सेशन वर्ड यूज किया है वहां पे, वो इस पर्टिकुलर ट्रेड ब्लॉक में शामिल किए बगैर नहीं हो सकता। इंडिया अपने आप में एक कॉन्ट्रेडिक्टरी माइंडसेट को दिखा रहा है कि सुपर पावर तो बनना चाहता है मगर अपना मार्केट ओपन नहीं करना चाहता। और अगला पॉइंट उन्होंने दिया है कि इंडिया जो है वो क्वाड पे ज्यादा फोकस कर रहा है। अब इंडिया का इस बारे में क्या विचार है, एक टेंटेटिव असेसमेंट ले लेते हैं। क्वाड एक, यस दैट इज ए इशू। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने इसके अलावा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इंडिया के अलावा शामिल हैं। ये भी एक ट्रेड ब्लॉक की तरह ही है, ऑफ कोर्स इतने बड़े साइज का नहीं है। और दूसरी बात यह कि इंडिया ने ये एक कंसीडर्ड थॉट प्रोसेस के थ्रू ये डिसीजन लिया है, और साथ में ये भी कहा है कि हमारी जो कंडीशंस हैं इस ट्रेड ब्लॉक में शामिल करने के बारे में, उन पे आप विचार कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए। हमने डोर्स को फाइनली क्लोज नहीं किया है। ये अपने आप में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ट्रेड के अलावा। ट्रेड के पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अगर आप देखें तो ये रिफ्लेक्शन है एक असर्टिव इंडिया का, जो कि अपने इंटरेस्ट को प्राइमेसी दे रहा है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेट अस मूव फर्दर। आप देखिए कि आज की डेट में टोटल वर्ल्ड की 47.4% पॉपुलेशन इस ट्रेड ब्लॉक में इंक्लूड है, और ये इंडिया के बगैर है। ग्लोबल जीडीपी का 1/3 है और वर्ल्ड ट्रेड का 29.1% है, और ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का 32.5% कवर करता है। ये जो डाटा मैंने लिए हैं ये ग्लोबल टाइम्स से लिए हैं, जो कि बेसिकली चाइनीज स्पॉन्सर्ड न्यूज़पेपर है, बट आई अज्यूम कि ये डाटा सही होंगे। अगर आप सोचें कि इंडिया अगर इसमें इंक्लूड होता है तो ये सारी फिगर्स अप हो जाएंगी। मीन्स इट विल रियली बी ए वेरी वेरी प्रोमिनेंट ट्रेड ब्लॉक, देयर इज नो डिनायल ऑफ दैट फैक्ट। और ये बहुत बड़ा जंप होगा RCEP के लिए अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है तो। अभी कुछ असेसमेंट किया है उन्होंने कि किन कंट्रीज को कितना फायदा होगा।
यू कैन सी दैट कि चाइना का तो जीडीपी 0.55% बढ़ जाएगा, जापान को भी फायदा होगा, जीडीपी 0.1% बढ़ेगा, और साउथ कोरिया को ऑलमोस्ट 0.41 टू 0.62% जीडीपी का इजाफा उनका होगा। ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा इसमें जंप सभी की जीडीपी में लगेगा। रीजनल इकोनॉमी इंप्रूव होगी, एक स्टेबिलिटी होगी। इंडिया अपने आप को एक आइसोलेशन में रखने की कोशिश कर रहा है, ये बात ग्लोबल टाइम्स के संपादक का कहना है, ये उनका ओपिनियन है। अब इंडिया का क्या ओपिनियन है इस बारे में, लेट्स डिस्कस दैट। पहली बात तो ये है कि जब 2012 में जब ये एग्रीमेंट पे डिस्कशन शुरू हुआ था तो इंडिया बड़ा इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट था। तब से और अब तक काफी पानी बह चुका। अब इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं और उसमें सीधी सी बात है कि चाइना को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न है। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग जियांट है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें तो पूरा जो भी एग्रीमेंट है एक्चुअली इनिशियली ये एशियान ड्रिवन था, लेकिन आज की डेट में ये चाइनीज ड्रिवन है और वो ही चाइना है जो कि अभी लद्दाख में हमारे बॉर्डर्स पे बैठा है और एक बड़ा असर्टिव एंड एग्रेसिव पोस्चर लिया हुआ है उसने हमारे साथ भी और बाकी कंट्रीज के साथ भी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी कंट्रीज हैं इसमें, एशियान को आप ले लें, जापान को पर्टिकुलरली ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, सबके साथ आज की डेट में कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं चाइना की, मगर उसके बावजूद भी ये सब कंट्रीज पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं इस ट्रेड ब्लॉक में। अज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली अगर वो आपस में और जुड़ेंगे तो शायद स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स एड्रेस हो जाएंगे चाइना के साथ, जो कि इंडिया के विचार में एक बहुत सही अप्रोच नहीं है। जहां तक ट्रेड की बात लें, जहां पे इंडिया ने मेन पॉइंट अपने रखे हैं, यह है कि बेस ईयर जो है टैरिफ कट का, क्योंकि ये ट्रेड ब्लॉक है तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों को ही नीचे आना है। तो इंडिया ने कहा कि उसका जो बेस ईयर है वो आप 2019 लीजिए। दूसरी बात, चाइनीज गुड्स को इसमें बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अच्छी खासी कम होती है तो उनको एक मौका मिलेगा कि वो इंडियन मार्केट में अपने माल को डंप करें, जो कि इंडिया नहीं चाहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि इंडियन फार्मर्स के अगेंस्ट में जाती है वो है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में। अगर हम अपने मार्केट खोल देते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और डेयरी प्रोड्यूस इंडिया के मार्केट को स्वाम्प कर देंगे, बिकॉज वो कम कॉस्ट पे और बेटर क्वालिटी में अवेलेबल हो सकते हैं। न्यूजीलैंड भी डेयरी का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि चाइना इसको ड्राइव कर रहा है ये सोच के कि अपनी इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर और उसका एक जो सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको एनहांस करने के लिए, रादर देन looking after smaller nations, it has become an exercise to enhance the global presence of China vis-a-vis USA। और इंडिया इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इंडिया ने यह भी पॉइंट दिया है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स इंडियन मार्केट में आते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रिगर मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसमें हम अपने मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्विसेज जहां पे हमारी स्ट्रेंथ है हमें वहां पे बेटर डील चाहिए। अब एक बहुत बड़ा इशू है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन का, बिकॉज चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मास्टर है। सो नॉट ओनली कि वो अपने यहां से डायरेक्टली इंडियन मार्केट को स्वाम्प कर सकता है, उसके अलावा वो किसी और कंट्री के थ्रू भी, फॉर एग्जांपल एशियन नेशन के थ्रू भी वो हमारे मार्केट में सामान बेच सकता है। तो इंडिया का बेसिकली वहां पे इशू है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को आप कौन है, कैसे है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आप लेके आइए सिस्टम के थ्रू। अभी चूंकि चाइना इसमें बड़ा डोमिनेंट पार्टनर है तो बाकी कंट्रीज एक्चुअली वरीड भी हैं और ये एग्रीमेंट अभी रेटिफिकेशन के लिए भी जाएगा और ओवरऑल इसके इंप्लीमेंटेशन में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के बीच में लगने वाला है।
ऑस्ट्रेलिया, जापान और एशियन कंट्रीज, ये सब इस बात के लिए बहुत कीन है कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करें। और रीजन बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज दे वांट इंडिया एज ए काउंटर वेट टू चाइना। और इंडिया का मेन कंसर्न है बेसिकली एग्रीकल्चर और डेयरी का तो बिल्कुल ही क्लियर कट है, सर्विसेज का बिल्कुल क्लियर कट है। और ओवरऑल इंडिया का एक विचार है कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स करके भी वो अपनी ट्रेड को बढ़ा सकता है, और उससे पहले उसने ट्रेड रिफॉर्म्स भी इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करने हैं। इस मामले में पूरी इंडियन इंडस्ट्री और पॉलिटिकल पार्टीज वो एक ही विकेट पे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और आत्मनिर्भर का बनने का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने इंटरनल स्ट्रेंथ, बिजनेस स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, लेबर रिफॉर्म्स लेके आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करें बिफोर वी अलाउ ऑल अदर्स टू कम एंड swamp our market, because this market is very very attractive. We have got the purchasing power, we have got 130 crore people inside India, and it's a big market, it's an attractive market for all the nations। और इसीलिए इतना जरूरी हो जाता है किसी भी ट्रेड ब्लॉक के लिए इंडिया को शामिल करना। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार दीजिए कमेंट्स बॉक्स में और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।